तो हेलो बच्चों लोग शुरू करते हैं आज इस क्लास 9th के टॉपिक को। और 9th में आपका चैप्टर आपकी बुक आपका सब कुछ बदल चुका है। पुरानी बुक के हिसाब से अगर आप नई बुक को देखेंगे तो ये कुछ ज्यादा एडवांसमेंट लेके आया है और पहले से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो बच्चों क्लास 9th अब पहले जितना इजी नहीं रह गया। फोकस के साथ पढ़ो एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। ओके, सो क्लास 9th में मोशन के चैप्टर का नाम बदल दिया गया है और ये हो गया है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो अभी हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो के अंदर और कोशिश करते हैं इसको अच्छे ढंग से समझने की और बिल्कुल लाइफ में उतारने की। तो देखो सबसे पहली बात आती है, जब बात मोशन की हो रही है तो मोशन कहते किसको है। देखो दुनिया में हर एक चीज मोशन में है या नहीं, इस चीज का पता लगाने के लिए हमने एक टर्म इजाद की जिसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। मतलब अगर कोई आदमी आपसे ये पूछता है कि भाई क्या मैं मोशन में हूँ, तो आपको उससे रिवर्स एक सवाल पूछ देना है, भाई किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी एकदम स्ट्रेट एकदम खड़ा हो जाऊं सावधान की अवस्था में और आपसे पूछूं कि बताओ क्या मैं मोशन में हूं, तो आपका जवाब होगा नहीं सर आप मोशन में नहीं हो, क्योंकि तुम्हें देखने में मैं रुका हुआ लग सकता हूं। लेकिन अगर सोचो किसी और प्लेनेट पे मार्स पे बैठा आदमी मुझे देख रहा हो, तो पृथ्वी के साथ मैं भी उसको घूमता हुआ नजर आने लगूंगा, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हो जाऊंगा। तो मोशन हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है। यानी अगर मुझे मोशन को डिफाइन करना हो, यदि मुझे मोशन की डेफिनेशन देनी हो, सो व्हाट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहा जा सकता है इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। है ना, इसको आप फुल फॉर्म में लिखेंगे WRT मत लीजिए एग्जाम में। तो रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, 2 सेकंड के बाद मान लो मैं यहाँ आ गया और 2 सेकंड के बाद मैं यहाँ आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक 2 सेकंड में अपनी पोजीशन को बदलते जा रहा हूँ। तो टाइम के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हो गया। तो बेटा मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि कुछ एक टर्म की बात हम करें, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसे कि टाइम हो गया, टाइम से भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मोशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे कि स्पीड है, जैसे कि वेलोसिटी है और जैसे कि एक्सेलरेशन है। ये वो टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। मतलब हम लोग इस चैप्टर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका टीचर रवि मिश्रा आपको लेके चलता है एक टूर पे मोशन के साथ। तो चलिए भाई मोशन में शुरू करते हैं चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो भाई सीधी लाइन का मोशन क्या होता है, मान लो कि आप एक स्ट्रेट लाइन में चलने लग गए किसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। देखो वेलोसिटी और कुछ नहीं, स्पीड को ही कहते हैं। बस स्पीड में अगर आप डायरेक्शन वर्ड जोड़ दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा था, तो बेटा 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में चला रहा था, तो मैंने यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन ऐड कर दिया और इसी कारण से ये स्पीड वेलोसिटी में बदल जाएगा। यानी वेलोसिटी और कुछ नहीं, स्पीड विथ डायरेक्शन को ही वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं। देखो पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने आपको कहा कि आपको रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो मोशन जैसे कि मान के चलो बेटा एक पेड़ है, अब पेड़ को एज ए रेफरेंस पॉइंट मान लो। इस पेड़ के पास एक गाड़ी खड़ी थी 12 बजे, 12 बजे खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद ये गाड़ी यहाँ से चल गई, यहाँ आ गई 5 मिनट बाद, 12 बज के 5 मिनट पे। तो मैं देख रहा हूँ कि अब यहाँ पे पेड़ नहीं है, तो पेड़ के रिस्पेक्ट में क्या किया इसने, अपनी पोजीशन चेंज की। तो यहाँ पर मेरा पेड़ जो है ना ये रेफरेंस पॉइंट होगा। तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा ये बताने के लिए हेल्प आता है कि भाई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया है और कितना दूर गया है। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम से समझते हैं कि मान के चलिए कि एक ये लड़की दौड़ रही है। आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये डायग्राम बनाया गया है जिसमें कि एक लड़की को दौड़ते हुए दिखाया गया है। अब ये लड़की जो दौड़ रही है ना, इस लड़की की पोजीशन को एज अ रेफरेंस पॉइंट मान के चलो। मान लो बेटा कि ये लड़की जो है, इस वक्त इस लड़की की जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, इसको मैं 0 पॉइंट बोल रहा हूँ। देखो इसके ठीक नीचे 0 है, तो ये 0 वाला मीटर है, 0 मीटर। अगर ये लड़की इस डायरेक्शन में मूव करती है, इफ गर्ल मूव इन दैट डायरेक्शन लाइक दिस, तो इस डायरेक्शन में इसको मैं पॉजिटिव लेने वाला हूँ। जैसे 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, इस तरफ ये सारा पॉजिटिव में जाएगा। और अगर लड़की ने अपनी डायरेक्शन बदल दी, रेफरेंस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी,
भाई दूरी तो अभी भी 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर होगा, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस का साइन लेना पड़ेगा, -20, -30, -40, -50। यहाँ पर ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है, ये आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। और यहीं पर डिफरेंस आता है बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि डिस्टेंस वो मैग्नीट्यूड, वो वैल्यू है जो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर है, और जब बात डायरेक्शन की आ जाए जिसमें नेगेटिव वर्ड भी यूज होने लग जाए, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको हम लोग एक बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमें इसके बीच में बच्चों डिफरेंस करना होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर पूछता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, डिस्टेंस क्या है, तो इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, सच में जो पाथ लेंथ आप चले हो, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट जो सच में जितना पाथ चला होता है, यही उसका डिस्टेंस कहलाता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच में। कौन से दो पॉइंट बच्चों, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच सबसे छोटा रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हम एक इसको एग्जांपल से समझे, अगर देखो, अगर मान के चलिए बेटा पॉइंट ए पर तुम्हारा दोस्त रहता है, मतलब यहाँ पे समझ लो तुम रहते हो, तुम ही यहाँ रहते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप रहते हो, और आपकी दोस्त से आपके घर की दूरी 2 किलोमीटर है, आपकी दोस्त वहां रहती है 2 किलोमीटर दूर, और आपके दोस्त के घर से, आपके फ्रेंड के घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है वो फिर से 2 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अपने घर से स्कूल जाते हैं तो वो 3 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन आपने क्या चुना, लंबा रास्ता, कहे नहीं दोस्ती निभाएंगे, और दोस्ती निभाएंगे तो ए वाला पहले बेचारा बी के घर गया, और बी के घर से आप फिर स्कूल गए। तो ऐसे पाथ में आपने डिस्टेंस कितना चला, मुझे ये बताओ फटाफट। तो डिस्टेंस आप एक्चुअल कितना चले, 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, यानी आप चले 4 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं बात यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की करूं, तो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच सबसे छोटा रास्ता ढूंढो। भाई देखो, इनिशियल आप ए से चले, फाइनली आप स्कूल पे गए, इन दोनों पॉइंट के बीच सबसे छोटा रास्ता स्ट्रेट लाइन होगा, यही स्ट्रेट लाइन बच्चों डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यानी 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से छोटी है, ठीक है, डिस्टेंस बड़ा वैल्यू है, डिस्टेंस इस केस में बड़ी वैल्यू है। अच्छा, अगर आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मैं तो ए से डायरेक्टली सी जाऊंगा, मतलब डायरेक्टली स्कूल जाऊंगा, मेरी दोस्ती टूट गई, मैंने अपने दोस्त का साथ छोड़ दिया, अब मैं दोस्त के यहाँ नहीं जाता, वो मुझे लेट कर देता है, तो मैं डायरेक्टली स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब देखो, अगर आप डायरेक्टली स्कूल जाने लगे, तो इन दैट केस आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, सीधा ए से स्कूल जा रहे हो तो सीधा सीधा रास्ता, भाई डिस्टेंस एक्चुअल में आप 3 किलोमीटर चले। और बात अगर डिस्प्लेसमेंट की करें कि सबसे छोटा रास्ता ढूंढो इनिशियल फाइनल के बीच में, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता वही है जो आप चल के गए हो, सीधा सीधा ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 3 किलोमीटर हो गया। यानी हमारा ऑब्जर्वेशन ये निकला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों इक्वल हो गए इस पॉइंट पे, दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी एक ऑब्जर्वेशन याद रखना आप लोग कि स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। क्या बोला मैंने, स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होता है, ठीक है। अब तीसरा केस, अगर आपने अपने दोस्त के घर गए, दोस्त के घर से स्कूल गए, स्कूल में मन नहीं लगा, वापस घर लौट आए, वापस घर लौट आए, मतलब गए दोस्त के घर से स्कूल, स्कूल से वापस घर। सो व्हाट इज योर एक्चुअल डिस्टेंस, कितना चले आप। तो डिस्टेंस देखो, आप चले ए से बी पहले 2 किलोमीटर, फिर बी के घर से स्कूल गए 2 किलोमीटर, फिर स्कूल से अपने घर आए 3 किलोमीटर, तो आपका एक्चुअल डिस्टेंस हो गया बच्चों 7 किलोमीटर। लेकिन बात अगर डिस्प्लेसमेंट की जाए, टेल मी what was your initial point, your initial point was your house, and what is the final point, that is also your house। आप घर से चले, घर को लौटे, आप घूम के गए और घूम कर आए, ऐसा पूरी जर्नी करने में आपने जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट किया वो किया 0। यानी जब जर्नी घूम करके वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो ऐसे केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। तो ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो बात आते हैं वापस हम लोग, डिस्टेंस क्या है बेटा, एक्चुअल पाथ है। इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जबकि ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप कहेंगे सर वेक्टर और स्केलर होता क्या है, तो बेटा वेक्टर वो होता है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आता है। जैसे मैं कहूं कि मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो जब मैं कहता हूं कि मैं 2 किलोमीटर
नॉर्थ डायरेक्शन में गया तो ये नॉर्थ मुझे डायरेक्शन बता रहा है और ये 2 मुझे क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो जिस वक्त मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे वेक्टर कहते हैं। और अगर मैं सिर्फ कहूं मैं 2 किलोमीटर चला तो बेटा ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन यूज नहीं हुआ, यानी ये स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, अच्छा एक चीज और, डिस्टेंस की वैल्यू जीरो नहीं होती, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो इन अ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट चला है तो कुछ ना कुछ दूरी तो बेटा जरूर चलेगा, वो जीरो नहीं हो सकता। लेकिन आपका बैक जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी जीरो ड्यूरिंग द मोशन। कब जीरो हो सकता है, जिस पॉइंट से चला वापस उसी पॉइंट पे घूमकर आ गया तो जीरो हो सकता है। अच्छा एसआई यूनिट की बात करूं किस में नापते हैं, तो डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट जो है वो मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी वही है, एसआई यूनिट इज मीटर। दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है, मीटर होती है। ओके, तो चलिए अपनी बुक पे वापस आते हैं। तो बुक में जरा इसके ऊपर हमारे को कुछ क्वेश्चन की बात की जाती है। क्वेश्चन क्या है यहाँ देखते हैं। डिस्क्राइबिंग पोजीशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर के बाद कराता हूँ। इसके ऊपर एक क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, इससे पहले आगे की टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा स्पीड, एवरेज स्पीड। देखो स्पीड को समझते हैं। मान के चलो कि मैं आपसे कहूँ कि स्पीड क्या होता है, तो एक जनरल सा फॉर्मूला है स्पीड का, सिंपल। आपको ऊपर डिस्टेंस लिखना है, नीचे टाइम टेकन लिखना है, ठीक है। तो जरा मेरा एक सवाल का जवाब देना। मैं अपने गांव से अपनी दिल्ली शहर आता हूँ और मान के चलो मेरे गांव से दिल्ली की दूरी 400 किलोमीटर के आसपास है, 400 किलोमीटर ले लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। और इस दूरी को बच्चों में 5 घंटे में कवर करता हूँ, मतलब 5 आवर्स में मैं 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता हूँ, क्योंकि हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे वगैरह आता है। तो जरा मुझे यहाँ पर मेरी स्पीड बताओ। तो आप कहोगे सर डिस्टेंस तो 400 किलोमीटर है और टाइम आपने कितना लिया, 5 घंटे, तो ये कैंसिल होके आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा सवाल, क्या आपने सही किया? तो आप कहेंगे सर फॉर्मूले में तो डाला, वैल्यू तो ठीक आई है। लेकिन बेटा यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल सोचो, 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5 घंटे तक मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से ही चली होगी क्या? इसका मतलब मैं गाड़ी को स्टार्ट किया तो 80 की स्पीड, गाड़ी चल रही है 80 की स्पीड, ब्रेकर आया 80, रेड लाइट आया 80, कोई सामने आया 80। इज इट पॉसिबल कि टर्न आया तो 80, गलियों में 80, एक्सप्रेसवे पे 80? इट इज नॉट पॉसिबल कि आपकी गाड़ी लगातार 80 की स्पीड पे चल रही हो। कभी कभी गाड़ी को रोकना भी पड़ेगा, कभी गाड़ी को स्लो भी करना पड़ेगा, और एक्सप्रेसवे पे गाड़ी 100-120 की स्पीड पे भी चलेगी। यानी बच्चों ये स्पीड नहीं, इसी को आप एवरेज स्पीड बोलते हैं। ये क्या है, दिस इज एवरेज स्पीड। तो गाड़ी का असल में स्पीड नहीं, आपने एवरेज स्पीड निकाला, तो यही एवरेज स्पीड है, जिसका की फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल उसने जितना लिया। तो जितना भी डिस्टेंस वो चला अपॉन में जितना उसने टाइम लिया, यही उसकी एवरेज बताएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे एक सवाल है इसी के ऊपर, दो पोस्टमैन हैं। अब इस सवाल में कह रहा है कि दो पोस्टमैन हैं, कंसीडर टू पोस्टमैन। दोनों पोस्टमैन जो है एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं और 210 योजन का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। देखो ये लाइन है, ये एक पोस्टमैन है और ये दूसरा पोस्टमैन है। इन दोनों के बीच का जो गैप दे रखा है ना, वो 210 योजन दे रखा है। देखो आजकल तो बच्चे आप लोग योजन समझोगे नहीं, पुराने जमानों में बहुत साल पहले, मतलब एंशिएंट एरा में जाएं अगर, राजा महाराजाओं के एरा में, या फिर उससे भी पीछे चले जाएं भगवान के एरा में, है ना, जब माइथोलॉजी आती है राम कृष्ण के एरा में, तो उस समय दूरी को किलोमीटर में, मीटर में नहीं नापते थे। ये यूनिट्स तो बाद में बनी है। उस टाइम पे योजन में नापा जाता था, योजन। और योजन कितना, 210 योजन है दोनों पोस्टमैन की दूरी। अब ये जो पोस्टमैन है ना, वन ट्रेवल 9 योजन पर डे, मतलब एक जो है वो एक दिन में कितना चलता है, ये 9 योजन चलता है। और दूसरा वाला एक दिन में कितना चलता है बच्चों, तो 5 योजन चलता है, 5 योजन ये चलता है एक दिन में, ठीक है। वन डे में मतलब 24 आवर्स में इतना चलते हैं। तो कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर, कितने दिनों बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो देखो बच्चों इसके लिए करना क्या है ना, आपको सिंपल टोटल डिस्टेंस आपको पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारा 210 योजन का, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस 210 योजन का है। अच्छा दोनों मिलके कितना चलते हैं, टोटल डिस्टेंस इन वन डे, टोटल डिस्टेंस इन वन डे, एक दिन में जो चलते हैं, एक 9 योजन चलता है, दूसरा 5 योजन चलता है, यानी 14 योजन की दूरी दोनों एक दिन में चलते हैं, 14 योजन। टोटल आपके पास दूरी है 210, तो सिंपल आप ये मुझे बताओ 210 योजन कितने में चलेगा भाई, वन डे में 14 योजन, ऐसे लिखूंगा 14 योजन बराबर वन डे, है ना, एक दिन में। तो एक योजन कितने में, तो वन योजन कितने में, 1/14 डे में।
तो आपको कितना निकालना है, 210 योजन निकालना है ना। इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं, बचपन से पढ़े आ रहे हो आप लोग। तो 210 से करो, इसको कैंसिल करो, ये 7 के टेबल में आएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, फिर 2 से गया ये 15, यानी 15 दिन लगेंगे दोनों को एक दूसरे से मिलने में। 15 दिन लगातार उनको चलना पड़ेगा एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो ये सवाल था आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। तो ये हुआ एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी आता है ना। व्हाट इज वेलोसिटी? बात वही सेम है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है, वैसे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। दोनों सेम चीज है, बस फर्क डायरेक्शन का है। तो डायरेक्शन के साथ अगर स्पीड की बात करो तो वही वेलोसिटी है। जैसे मैं बोलता हूँ मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ये स्पीड हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ चल रही है, तो ये उसकी वेलोसिटी हो गई। तो स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लेना है आपको? आपको फॉर्मूला लेना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे आप स्पीड में क्या लेते थे? स्पीड में आप ऊपर डिस्टेंस लेते थे, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेना है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम सब कुछ सेम है। बाकी बाकी चीजों में कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम यूनिट वही होगी, मीटर पर सेकंड, इसकी भी ऐसा यूनिट आएगी, डिस्टेंस की, स्पीड की भी और वेलोसिटी की भी, दोनों की यूनिट है मीटर पर सेकंड। ओके, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि एक बच्चा है सारंग। सारंग क्या करता है? 50 सेकंड लेता है स्विम करने में, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। दोबारा से स्विमिंग पूल में, मतलब एक तरफ जाता है फिर लौट कर दूसरी तरफ आता है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल। चलो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। पहले तो ये देखो कि ये जो बेटा स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल की दूरी कितनी दे रखी है? टोटल स्विमिंग पूल जो है 25 मीटर का है, डायग्राम में बना रखा है 25 मीटर। 25 मीटर की स्विमिंग पूल है। ओके, फिर कहा गया कि सारंग 50 सेकंड लेता है स्विम करने में, वन एंड टू अदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। एक बार उधर गया और एक बार वापस इधर आया, मतलब स्विमिंग पूल में एक तरफ गया वापस आ गया, दोनों करने में उसने टोटल लिए 50 सेकंड। तो मैं लिख दूंगा कि टोटल टाइम जो वो ले रहा है वो कितना ले रहा है? 50 सेकंड ले रहा है। कितना डिस्टेंस करने में? डिस्टेंस कितना? तो जिस पॉइंट से वो चला, स्विमिंग पूल के यहाँ से चला, यहाँ गया और वापस आया, तो भाई 25 मीटर जाने का, 25 मीटर आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? 50 मीटर। तो अगर आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम। लगा दो, डिस्टेंस 50 मीटर, टाइम लिया 50 सेकंड, बेटा कैंसिल होके आ गया 1 मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड की वैल्यू आ गई, सिंपल स्पीड की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। देखो कुल मिलाकर जब बात वेलोसिटी की आती है तो वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, डिस्टेंस नहीं आएगा, टाइम तो वही लिया उसने। लेकिन जब आप यहाँ पे बात डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की करोगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जिस पॉइंट से चला वापस वहीं आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो क्या होगा? जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट। और कितने टाइम में? 50 सेकंड में। तो आंसर कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकंड। यानी बच्चों एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड और एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। दोनों सेम नहीं है क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सीधी लाइन में जाकर के वापस आ गया अपनी पोजीशन पे। तो ध्यान रखना वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, स्पीड 0 नहीं है, स्पीड 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। अब आता है बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए आपने स्कूटी बाइक चलाई है, स्कूटी बाइक के अंदर आपकी राइट हैंड में ना एक एक्सेलरेटर होता है, उसको रेस भी बोलते हैं कई आम भाषा में। तो अगर आप उसको खींचते हैं तो उससे क्या होता है? आपकी बाइक या आपकी स्कूटी की स्पीड लगातार बढ़ती है, यानी कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है लगातार। इसी को बच्चों एक्सेलरेशन कहते हैं और इसीलिए उसे एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो बाइक में या स्कूटर में जो एक्सेलरेटर है उसका काम है लगातार वेलोसिटी को बढ़ाना। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन कहते ही इस चीज को है कि अगर टाइम के साथ आपकी स्पीड बढ़ रही हो, एक्सेलरेशन को अगर मुझे डिफाइन करना हो कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो हम क्या लिखेंगे? द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, with respect to time is called acceleration। इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। अगेन एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए नेगेटिव भी हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाए, तो इसी को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, दोनों वर्ड है। डी एक्सेलरेशन भी कहेंगे। जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो, स्पीड लगातार घटने लग जाए,
तो इसी को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी की स्पीड 20, 20 से 40, 40 से 60 कर रहा हूँ, तो बेटा बढ़ रहा है, इसको कहेंगे ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर 60 से घटा के 40, 40 से 20 यानी ब्रेक लगाया तो डिक्रीज करने लगेगा, इसी को रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, जब स्पीड डिक्रीज करने लग जाता है टाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जब भी हमसे एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछा जाए कि भाई एक्सेलरेशन क्या है या एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लेना है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। दिस फॉर्मूला यू विल यूज इन एक्सेलरेशन, सिंपल, ओके। चलो अब जरा इस चीज को एक बार और समझो कि अगर एक रोड पे एक गाड़ी चल रहा है, ठीक है बेटा, अगर गाड़ी इस तरफ ही जा रहा है और लगातार अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर उसने ब्रेक लगा दिया, स्लो डाउन कर दिया, स्लो डाउन यानी ब्रेक लगा दिया, तो इस केस का जो एक्सेलरेशन होता है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्वेश्चंस में हम लोग इसका यूज करेंगे जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है। सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो क्वेश्चन है आप इसको जरा देखते हैं बेटा, समझते हैं। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक बस है और वो बस मूव कर रहा है एक लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे पे, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी इज गिवन कि वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है, मतलब 36 पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो बस आगे की तरफ चल रहा है। तो सबसे पहले रोड बना के उस पे मैं क्या करता हूँ, ये बस बना देता हूँ, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन सही रहेगा तो चीजें करने में आसान लगेगी। ये जो बस है इसकी स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो पहला काम आपका ये होना चाहिए ना किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो मोशन के अंदर, पहला काम आपका ये रहेगा कि आप उसको कन्वर्ट कर लो बच्चों मीटर पर सेकंड के अंदर। मतलब कि जो 36 किलोमीटर पर आवर है इसका क्या मतलब हुआ, देखो किलोमीटर पर आवर मतलब ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो 36 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और आवर्स को सेकंड बनाने के लिए 3600, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते, तो 60 इंटू 60 करोगे 3600 आएगा। इसको कैंसिल करोगे तो यू विल गेट कि ये 5/18 आ रहा है। तो आगे से याद रखना कि कभी भी किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस बाय 5/18। तो अभी ये कैंसिल होगा, 18 से गया ये 2 टाइम्स एंड 2 5 जा 10, सो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बस चल रही थी, ओके। अब क्या करता है, ड्राइवर ने प्रेस कर दिया एक्सेलरेटर, एक्सेलरेट करता है ड्राइवर बस को, यानी बस की स्पीड बढ़ने वाली है। 10 सेकंड में वेलोसिटी ऑफ बस इंक्रीजेस टू 54, मतलब 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के बाद बस जो था अब वो मान के चलिए बेटा यहाँ पर आ चुका है और इस जगह पर अब इसकी स्पीड हो चुकी है 54 किलोमीटर पर आवर। इसके बीच का जो गैप है दोनों बस में ये 10 सेकंड का, मतलब 10 सेकंड में बस की फाइनल स्पीड हो चुकी है 54 किलोमीटर पर आवर। अगेन अभी पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे, 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है कि नहीं। तो अगर मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ, 54 इंटू 5/18, तो 18 के टेबल में गया 3 टाइम्स 5 3 15 मीटर पर सेकंड, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है 15 मीटर पर सेकंड, राइट। अब आगे देखो क्वेश्चन में फिर कहता है कुछ समय के बाद द बस मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब थोड़े टाइम में बस जो है ना वो बराबर स्पीड से चलता है, मतलब इसी स्पीड से कंटिन्यूअसली चलता रहता है 54 की स्पीड से। एंड देन सडनली ही प्रेसेस द ब्रेक, वो ब्रेक लगाता है। ब्रेक क्यों लगाता है, तो सामने में देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है पेड़ टूटा हुआ है, तो ये पेड़ टूटा था, इसको देख के बस वाले ने ब्रेक लगा दिया, तो बस जो है वो स्टॉप हो जाती है टाइम इंटरवल 0.5 सेकंड के अंदर, मतलब कि 5 सेकंड के बाद, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद बस रुक गई। मतलब बेटा अब बस जो है उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, तो 0 हो गई, यहाँ पर 0 हो गई, कितने सेकंड में, 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगाने के, ठीक है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है इस दोनों इंटरवल में, कब, तो पहला जब एक्सेलरेट प्रेस किया गया, दूसरा जब ब्रेक प्रेस किया गया। तो पहले हम एक्सेलरेटर की बात करते हैं। देखो एक्सेलरेशन का सीधा सा फॉर्मूला है बेटा, क्या फॉर्मूला है सर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, हम लोगों ने यही रिलेशन पढ़ा था, तो इसको अप्लाई किया। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यार इनिशियल टाइम 0 से शुरू हुआ है, फाइनल टाइम t था, है ना। तो अब इसमें वैल्यूज डालो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 54, यानी कि दैट इज 15 मीटर पर सेकंड था।
इनिशियल जो था वो 10 से स्टार्ट हुआ था, कितना टाइम लिया इसके बीच में, 10 सेकंड लगा। तो 15 माइनस 10 हो गया 5/10, यानी आपका ये आंसर आया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले पार्ट का एक्सेलरेशन आ चुका है 0.5, तो ये हमारा बिल्कुल सही आया है। तो सेकंड पार्ट जब उसने ब्रेक लगाया उस केस का जो एक्सेलरेशन होगा, अब वहां पे फाइनल स्पीड कितनी होगी ये चेक करो, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा v माइनस यू बाई टी। तो जरा फाइनल वेलोसिटी बताओ, गाड़ी रुक चुकी है, बस रुक गया बेटा, मतलब जीरो वेलोसिटी। और जिस बस जिससे चल रहा था दैट वाज 15 मीटर पर सेकंड, 54 की स्पीड थी ना, तो उसको मैंने मीटर पर सेकंड में 15 बनाया, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो -15/5 आप इसको कैंसिल करोगे तो इट विल बी -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड केस का आंसर हो गया। जरा एक चीज ऑब्जर्व करना बच्चों, आप लोग अभी 9th क्लास में हो और आप लोग बेसिक पढ़ रहे हो मोशन का। सिर्फ क्या है ना, अभी जो ये मोशन चैप्टर स्टार्ट होगा यही सेम आपके क्लास 11th में रिपीट होने वाला है। तो एवरीथिंग यू आर स्टडीइंग इन दिस क्लास राइट नाउ विल गो फॉरवर्ड इन क्लास 11। सो इफ यू अंडरस्टैंड इन दिस क्लास 9th में, अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो 11th में काफी ज्यादा इजी होगा आपके लिए इसको समझना। अगर एक्सेलरेशन कभी भी नेगेटिव आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि स्पीड डिक्रीज कर रहा है। कभी नेगेटिव आया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन खींचूंगा तो पॉजिटिव बढ़ रहा है, छोड़ूंगा तो नेगेटिव घट रहा है, स्पीड घटने लगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसी चीज को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसको। डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है स्पीड बढ़ना, डी एक्सेलरेशन स्पीड घटना, या इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है हमें। ओके, चलो बेटा अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, तो अभी हमारे पास अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है कि मोशन को हम ग्राफिकली कैसे बनाएंगे। देखो कई सारे ग्राफ है प्लॉट करने के लिए हमारे पास, कुछ होते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, कुछ होते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मतलब वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे, या पोजीशन वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे। इस टाइप से हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम ना कुछ ग्राफ्स को समझेंगे। जैसे देखो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है कि पोजीशन 0 सेकंड पे 0 मीटर पे था, 2 सेकंड पे 1 मीटर चला, 4 सेकंड पे 4 मीटर चला, 6 सेकंड पे 9 मीटर चला। तो देखो अभी गैप देखो अगर, तो टाइम का गैप तो 2-2 सेकंड का है ना, 2-2 सेकंड का है, लेकिन डिस्टेंस का गैप कांस्टेंट नहीं है। 0 और 1 में 1 मीटर का गैप, 1 और 4 में 3 मीटर का गैप, 4 और 9 में फिर आपका 5 मीटर का गैप, कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब इस टाइप के मोशन जिसमें पोजीशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट ग्राफ नहीं बनाते, ये होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि ऐसा मोशन जिसमें बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस नहीं होगा। बेसिकली हमारे पास जो मोशन है बच्चों, ये दो टाइप से हम लोगों ने क्लासिफाई किया। एक हमने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब कहेंगे कि व्हाट इज दिस। तो यूनिफॉर्म मोशन बेटा वो होता है इन विच दोज मोशन, in which equal distance traveled, in equal interval of time, in equal interval of time, मतलब बराबर टाइम के इंटरवल में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा अगर, तो हम उसको कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। और इसी का जस्ट अपोजिट कर दो कि दोज मोशन इन विच, जिसके अंदर अनइक्वल डिस्टेंस traveled in इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम का इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल नहीं है, तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना चाहते हो कि आप वाई एक्सिस पे पोजीशन बना लो और एक्स एक्सिस पे टाइम बना लो, तो यूनिफॉर्म मोशन आपको कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा बेटा। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लगातार वो बराबर स्पीड से चल रहा है, तभी वो हर टाइम इंटरवल पे बराबर दूरी तय करता है। और अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो ये कुछ रैंडम शेप सा आएगा, मतलब कुछ इस टाइप से आएगा। और अभी देखो इस ग्राफ का शेप जो ये था, क्योंकि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं था, दैट्स व्हाई द ग्राफ का जो शेप था, वो शेप आप देखोगे तो इट इज मोर लाइक नॉन यूनिफॉर्म ना, ये नॉन यूनिफॉर्म ही शेप हो जाता है, मतलब कुछ इस तरीके का कर्व नजर आ रहा है हमें। तो ये जो कर्व नजर आ रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है।
अंडरस्टूड। तो जरा हम लोग कुछ ग्राफ की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया दोनों कंपैरिजन है कि भाई अगर यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर आप नॉन यूनिफॉर्म में है तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस इसमें दिखाए गए हैं। देन अगर हमें मान लो कि कोई ग्राफ दिया गया और ग्राफ से आप क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। देखो, अगर मेरे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, इस पोजीशन टाइम ग्राफ को समझते हैं। तो जरा इस ग्राफ को देखो बच्चों, इसमें जो टाइम है, इसमें 1 सेकेंड पे, इसमें 1 सेकेंड पे कितना दूर गया, 1 सेकेंड, इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर 1 सेकेंड पे अगर हम देखें तो हमारा ये 20 मीटर पे है, 2 सेकेंड पे ये 40 मीटर पे है, 4 सेकेंड पे ये 80 मीटर पे है। मतलब ये बेसिकली हर टाइम इंटरवल पे हमें उसका डिस्पोजिशन पता है। तो अब आप क्या क्या चीजें इस ग्राफ से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखो, आप इस ग्राफ से वेलोसिटी निकाल सकते हो। कभी भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई पोजीशन वेलोसिटी क्या है, तो सिंपली आपको करना क्या है, ऊपर चेंज इन पोजीशन लेना है और नीचे चेंज इन टाइम लेना है। चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, मतलब कितना टाइम में चेंज हुआ और ऊपर क्या पोजीशन में चेंज हुआ, क्योंकि पोजीशन के चेंज को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेसिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन आपको लेना। अब यहाँ पर चेंज इन पोजीशन है। अब देखो, कोई भी दो टाइम सेलेक्ट कर लो बेटा। मैं मान लेता हूँ 2 सेकंड पे और एक मान लेता हूँ 4 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे मेरे को दिख रहा है ये 40 पे, और 4 सेकंड पे मुझे ये नजर आ रहा है 80 पे। तो चेंज इन पोजीशन में मैं लिख लेता हूं 80 - 40, राइट। 80 था फाइनल और 40 यहाँ पे। और दोनों का टाइम इंटरवल देख लो, 80 पे 4 सेकंड, 40 पे 2 सेकंड, तो 4 - 2 भी हमने लिख दिया। तो इससे मुझे यहाँ की वेलोसिटी निकल के आएगी गाड़ी की कि 80 - 40 हुआ 40/2, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जो ग्राफ है ये चल रहा है। मतलब गाड़ी, जो गाड़ी है जिसका ये ग्राफ बना हुआ है, उस गाड़ी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है। आप चाहो तो किसी भी इंटरवल पे बात कर सकते हो इस चीज का। आप चाहो तो बेटा 60 पे निकाल सकते हो। देखो 60 पे निकाल लो, 40 पे निकाल लो, 1 पे निकाल लो, तो भी वही आएगा। देखो अगर मैं 40 और 20 को सेलेक्ट करता हूँ तो 40 है वो 2 सेकंड पे, 20 है 1 सेकंड पे। तो अगर मैं ऊपर चेंज इन पोजीशन यानी 40 - 20 करूँ और चेंज इन टाइम 40 पे 2 सेकंड और 20 पे 1 सेकंड, तो 20/2 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। देखिए ये भी सेम आया, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है भाई। स्ट्रेट लाइन है तो सिंपली ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही ग्राफ है। तो इस टाइप से रह सकता है। अब एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन इज कि यदि व्हाट डज द ग्राफ शोन, आपको ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में क्या कर रखा है, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जा रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल। 40 मीटर था और 40 मीटर ये हर टाइम पे। तो बेसिकली आप इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हो, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि टाइम की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, द डिस्टेंस हमेशा 40 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर पे मेंटेन है पोजीशन। इसका मतलब गाड़ी तो चला ही नहीं। अगर गाड़ी की पोजीशन ही नहीं बदल रही टाइम के साथ, इसका मतलब वो वहीं पर है जहां पर वो था, मतलब बेटा वो रेस्ट पर है। तो यही ऑप्शन क्वेश्चन था कि भाई क्या आप व्हीकल का मोशन के बारे में पता लगा सकते हो। तो हम ये बता सकते हैं कि जो मोशन है ना वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, रेस्ट पर है। ये चीज हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ के बाद हमारे पास आता है एक क्वेश्चन नीचे। अब ये क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे। इस सवाल में हमको फिर से दो ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब ये जो दो ग्राफ है, ये दो ग्राफ ए और बी का बनाया गया है। जरा इसको ध्यान से देखो, दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ। इस पोजीशन टाइम ग्राफ में आपसे पूछ रहा है कि दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा है या किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। देखो अब इसको पता लगाने का सीधा सा तरीका है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बेसिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ये पता कर लो बेटा गिवन टाइम में कौन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। मतलब मैं ऐसा कहूँ कि मैं दौड़ रहा हूँ और मेरे साथ एक बंदा और दौड़ रहा है, हम दोनों दौड़ने लग जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि हम दोनों में तेज कौन दौड़ रहा है। तो आप ये देखो कि उसी गिवन टाइम में 5 सेकंड में मैं कितना दूर गया, 5 सेकंड में वो कितना दूर गया। तो जो ज्यादा दूर ट्रेवल किया होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ऑफकोर्स उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो बेसिकली डिस्टेंस चेक करना है, डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। देखो यहाँ पर अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं, लेट सपोज कि मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ, इस टाइम पे देखिए, तो ए वाला यहाँ पर है, ए का वैल्यू यहाँ पर है, मतलब ये वाली वैल्यू है जो भी यहाँ पे आएगा। मान लो बेटा 5 आ रहा है, लेट सपोज। और इसी टाइम पे अगर मैं बी को देखूं बच्चे, तो बी जो है वो यहाँ पर आ रहा है।
यहाँ पर आ रहा है, मतलब मान के चलो 20 पे आ रहा है। तो सेम टाइम के लिए ए का डिस्प्लेसमेंट 5 है लेकिन बी का डिस्प्लेसमेंट 20 है। कौन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया सेम टाइम पे? तो बी वाला। इसीलिए हम कहेंगे कि बी की वेलोसिटी ज्यादा है, हाई वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी लार्ज है। यही उनसे इस सवाल ने पूछा था और उसका इस पैटर्न से हम लोग जवाब देते हैं। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो अभी तक जो हमने सीखा दैट वाज अ पोजीशन टाइम ग्राफ। नाउ इट कम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, कोई भी शेप हो सकता है, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बेसिकली क्या निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का तरीका होता है एरिया अंडर वीटी कर्व या एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लो, जैसा भी ग्राफ हो, जो भी शेप हो, ये नीचे का जो एरिया होगा ना, ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। क्या देने वाला है? डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। दूसरी बात जो याद रखनी है इस ग्राफ में वो ये कि अगर आप जो एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। मतलब अगर आपने वीटी ग्राफ का स्लोप निकाल लिया, स्लोप का मतलब होता है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे उठा हुआ है। तो अगर आपने ये चीज पता कर ली तो यही उसका एक्सेलरेशन होता है। और सवाल है यार स्लोप निकालूं कैसे, कोई ऐसा कोई फॉर्मूला? तो बेसिकली सेम वही, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करना सीख लो। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया गया है, इसको देखते हैं। देखो यहाँ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको हमें इसमें पैटर्न दे रखा है कि 10 सेकंड पे, तो ये जो था 10 सेकंड पे, ये था 10 पे, हाँ 10 सेकंड पे ये 10 पे था, और 20 सेकंड पे ये था 5 पे। मुझे इसका एक्सेलरेशन चाहिए, तो बेसिकली मुझे पता है क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप ही इसका एक्सेलरेशन है। और मुझे मालूम है कि मुझे अगर स्लोप चाहिए या एक्सेलरेशन चाहिए, सो व्हाट शुड वी डू? मुझे डिवाइड करना चाहिए वेलोसिटी को टाइम से। तो देखो 20 सेकंड पे चेक कर लो भाई, क्या वैल्यू थी? 5 थी। और 10 सेकंड पे क्या थी? तो 10 थी। तो एक्सेलरेशन जब आप करोगे ना तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल फाइनल वेलोसिटी 10 है, तो 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 है अपॉन चेंज इन टाइम। तो 10 के लिए जो चेंज इन टाइम है 20 और 10 में, वो कितना है? तो वो 2 है। यानी आपका 5/2 आया, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। मैंने डिवीजन ठीक किया है, 10 माइनस 5, नहीं मैंने डिफरेंस गलत कर दिया है। यहाँ पे बेटा 2 नहीं आएगा ना, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस जो टाइम में है 20 और 10 में, वो 10 का है, 10 का गैप होगा। 20 और 10 सेकंड में 10 का गैप होगा। 10 माइनस 5, 5/10, इट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आया इस ग्राफ का। मतलब ग्राफ का एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। दूसरी बात, अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उसका एरिया निकाल लो। ठीक है, चलो कुछ हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। बेटा काइनेटिक इक्वेशन जो है ना मोशन की, वो हमारे पास 3 तरीके की होती है, 3 इक्वेशन होती है मोशन की। अब वो हम तीनों इक्वेशंस डिराइव करेंगे यहाँ पर। जरा देखिए कैसे डिराइव करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे आते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन। मान के चलिए कि हमारे पास एक हमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना है किसके बीच में? तो वेलोसिटी टाइम के बीच में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो एक गाड़ी है, एक कार है, वो चल के आ रहा है। मैं खड़ा हूं अपने सामने गाड़ी को देखने के लिए, लेकिन गाड़ी मेरे सामने खड़ी नहीं है, मेरे से पहले से चल के आ रही है। तो जब वो गाड़ी चल के मुझे क्रॉस करेगी तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी ना। एट दैट टाइम आप स्टॉप वॉच ऑन कर लो, 0 सेकंड आपके लिए वो टाइम है। क्या उस समय गाड़ी स्टार्ट हुई है? तो जवाब है नहीं, गाड़ी तो पहले से चल के आ रही है। तो 0 टाइम पे उस गाड़ी की कुछ ना कुछ तो स्पीड है ना, जब वो मेरे आगे से क्रॉस कर रही है। तो हो सकता है वो 40 की स्पीड में जा रही हो, 60 की स्पीड में जा रही हो। तो मान लो बेटा ये 40 पे जा रही है या 20 पे जा रही है, 20-40 मान लेते हैं, ये 40 पे जा रहा है। तो ये 40 मीटर पर सेकंड से गाड़ी स्टार्ट हुई और कॉन्स्टेंटली अपना एक्सेलरेट कर रहा है, यानी अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाई जा रही है गाड़ी। बढ़ाते बढ़ाते गाड़ी ने अपनी स्पीड क्या कर ली? टी टाइम के अंदर, टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, जो तुम चाहे, जो तुम्हें दे रखी हो। तो उस गिवन टाइम में उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली बढ़ा करके? तो उसने अपनी स्पीड कर ली है 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड उसने अपनी स्पीड कर ली। बहुत ज्यादा होती है लेकिन ज्यादा कर ली। ठीक है, अभी मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। तो आपको क्या सिखाया एक्सेलरेशन के लिए? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये करना होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
चलिए अब जरा वेलोसिटी में मुझको चेंज बताइए। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 100 है सर, तो 100 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 40। अब ये देखो वैल्यू न्यूमेरिकल में करते हैं, यहाँ पर हम लोग ना वैल्यू की जगह एक काम करते हैं, वैल्यू की जगह हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर या कुछ सिंबल सिंबल यूज कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू इस्तेमाल किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी के लिए वी इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग ये सिंबल यूज कर लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू, और टाइम कितना? फाइनल टाइम है स्मॉल टी, इनिशियल टाइम बच्चे जीरो, ओरिजिन से शुरू है ना तो जीरो। तो ये आपके पास आया a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, टी उधर ले जाओ तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। सो वी क्या होगा? माइनस यू इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला आया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आपके मोशन का पहला इक्वेशन। मतलब कभी अगर न्यूमेरिकल आता है और आपसे वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन पूछा गया है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब आते हैं सेकंड पे। देखो डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन है सेकंड का, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। तो अभी अभी आपको सिखाया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उसके नीचे का एरिया आपको क्या देता है? उसे डिस्प्लेसमेंट देता है। हमने अभी 2 पेज पीछे ये पढ़ा था कि अगर आपको कभी डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ कर लो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर वीटी ग्राफ जो हमको गिवन है, इस वीटी ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं, मतलब एरिया अंडर वीटी ग्राफ। टेल मी विच टाइप ऑफ एरिया शेप, विच टाइप ऑफ शेप इज हियर। देखो इसका जो शेप है ना, वो शेप यहाँ पर आप देखोगे इट्स लाइक अ ट्रापीजियम। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों है पैरेलल, और ये वाली साइड और ये वाली साइड है नॉन पैरेलल। दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल, इट्स अ ट्रापीजियम। है ना? ट्रेपेजियम देखने में आप सोचोगे यार ऐसा लगता है, ऐसा थोड़ी लगता है। तो वही बात है ना, दो साइड पैरेलल है, दो पैरेलल नहीं है। अब चाहे यहाँ से लाइन खींच दो, चाहे कैसे भी खींच दो, है तो वो ट्रेपेजियम ही, ये तो नहीं बदल जाएगा। तो इसके नीचे का जो एरिया है यानी ये वाला, यही एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। सो व्हाट इज द शेप? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें करना पड़ेगा। अब सवाल है ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, मल्टीप्लाई में हाइट करते हैं। बेसिकली हाइट क्या है? तो दोनों पैरेलल साइड के बीच का गैप, इसे हाइट बोलते हैं। तो हम लोग लेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो पैरेलल साइड कौन सी? पहली है छोटी वाली, ये वैल्यू कितना है? 0 से u तक, मतलब u है। तो बेसिकली आप यहाँ u लिखेंगे प्लस ये वाला पैरेलल साइड की वैल्यू क्या? देखो फाइनल ये क्या है? v, तो v तक है, 0 से v मतलब v है ना, तो v इनटू हाइट का मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच का गैप, 0 और t के बीच का गैप कितना होगा? t ही होगा। तो ये आया। अब यहाँ आप एक चीज करो, आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से ना v की वैल्यू रख दो। देखो u प्लस ये v है, v की वैल्यू क्या ली थी? आई थी u प्लस ए टी, हम यहाँ पे वो रख देते हैं। अब आप इस t का मल्टीप्लाई इससे भी कर सकते हो। u प्लस यू कितना हो गया? तो बेसिकली ये हो गया 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है थोड़ा इसको मैं थोड़ा इस तरफ करता हूँ। देखो अब मेरे को ये ग्राफ का काम हो चुका है, मैं इस ग्राफ को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी जो ये आया डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू आया 1/2 2u प्लस ए टी इंटू टी, ये आ गया। अब इस t का बेटे मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, और ये 1/2 को भी मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, राइट। तो 1/2 जब 2u से होगा तो u बनेगा और ये t साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 80 से होगा तो 1/2 बेसिकली 1/2 80, और फिर t से होगा तो स्क्वायर लग गया, यानी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड फॉर्मूला है। सिंपल है, बहुत आसान है। तीसरा फॉर्मूले के लिए आपको सेम काम करना है भाई, ये शुरू की लाइनें नहीं बदलेंगी, ये 3 लाइन बिल्कुल सेम, चौथी लाइन भी इवन सेम कर दो। फर्क सिर्फ इतना करना, इस वाले स्टेप से, मतलब इस स्टेप से डिफरेंस करेंगे हम लोग, और यहां तक आने के बाद आप अब v की वेलोसिटी नहीं डालोगे, v की वैल्यू नहीं डालोगे, अब डालोगे t की वैल्यू। t की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से देखो, अगर मैं t को यहाँ ले जाता हूँ तो a इसके नीचे आएगा, मतलब v माइनस यू अपॉन a आएगा। नाउ इट्स एन आइडेंटिटी, जो ये आया 1/2 u प्लस v माइनस यू बाई a, ये जो है ना बेटा ये आइडेंटिटी है, a प्लस बी a माइनस बी, a मेरा v है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आइडेंटिटी। 2 इंटू ए 2a हो गया, इस तरफ s हो गया, 2a को ले जाओ तो बच्चे 2as बराबर v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर, ये आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन। इस तरीके से तीनों इक्वेशन डिराइव किए जाते हैं। तो अभी हमने जो सीखा इसे बोलते हैं मोशन की इक्वेशन के डेरिवेशन, डिराइव करना। एग्जाम में 3 नंबर का आता है ये कि आप डिराइव करो, कोई भी 2 इक्वेशन आ जाती है डिराइव करने को, या फिर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो हम ही जो हमने देखा इसका हम लोग इस्तेमाल करना सीखते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि कैसे दिया जाता है। देखो बेटा, यहाँ पर एक सवाल है हमारे आगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सपोज कि एक कार है, वो मूविंग ऑन अ हाईवे, एक हाईवे पे घूम रहा है, ठीक है। अब उसने क्या करा, ब्रेक लगा दिया, हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड व्हिच कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ -4। नेगेटिव मतलब अभी सिखाया था, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, मतलब अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है वो, है ना। ब्रेक लगेगा तो स्पीड घटेगा, तो एक्सेलरेशन इज हाउ मच, acceleration is -4 meter per second square. It is given. How much will the distance traveled, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस s निकालना है, कितनी दूर जाएगा बस ब्रेक लगाने के बाद, ट्रेवल बाय द कार बिफोर कमिंग टू स्टॉप, उस कार को रुकने में, भाई रुकेगा तो v जीरो होगा, यानी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, जीरो हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया फाइनल स्पीड। तो 0 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। द कार वॉज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ, पहला केस दे रखा है, इनिशियल स्पीड आपको पहले केस में 54 किलोमीटर पर आवर लेनी है, फिर दूसरे केस में 108 लेना है, मतलब दोनों केसेस में इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट लेनी है। अब एक चीज गौर करना है, यहाँ पे मैंने आपको अभी सिखाया था, कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट, कभी भी अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो पहला फंक्शन, पहला काम होना चाहिए उसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में। तो 54 को मैं मीटर पर सेकेंड कैसे बनाऊं, 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 18 से गया 3 टाइम्स, तो ये आपका आया 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। लगाओ फॉर्मूला, आप सोचो, देखो फॉर्मूला लगाना सिखाता हूँ। आपके पास 3 फॉर्मूले थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a। सवाल है कि इन तीनों में से कौन सा लगेगा, हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करें। तो देखो, आपको ना एक इक्वेशन में कभी भी एक से ज्यादा अननोन नहीं होने चाहिए, मतलब कि एक चीज से ज्यादा ऐसा कभी ना हो कि नहीं पता। जैसे सोचो पहला इक्वेशन लगेगा या नहीं, ये चेक करते हैं। तो क्या आपके पास v है, सवाल में है, जवाब है जीरो है, ठीक है। क्या आपके पास u है, आंसर है। क्या आपके पास a है, तो जवाब है, एक्सेलरेशन भी है। तो आपके पास t नहीं है, हाँ तो t तो निकाल सकते हो, एक ही अननोन है ना, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अगर आपको टाइम निकालना होता तो आप पहला इक्वेशन लगा सकते थे कि कितने टाइम में वो बस रुकेगा या कार रुकेगा, तो ये पूछा होता तो पहला। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितना दूर चलेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एस पूछा है। तो पहला इक्वेशन तो नहीं लगाना क्योंकि उसमें एस तो है ही नहीं। अब जवाब है भाई एस जो है ना वो सेकंड और थर्ड में, तो मुझे एस निकालना है, मतलब एस नहीं पता, एक चीज नहीं पता। आगे देखते हैं, यू पता है, हाँ सर। टी पता है, नहीं सर टी नहीं पता। नाउ अब कितने अननोन हो गए, 2 अननोन हो गए, मतलब सेकंड इक्वेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको सेकंड लगाना है तो पहले टाइम निकालना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन से, तब पुट करना पड़ेगा, ये लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा जरा देखते हैं क्या थर्ड लग सकता है। v पता है, हाँ, u पता है, हाँ, a पता है, हाँ, s पता है, नहीं, सिर्फ एक अननोन, यानी यस हम आपका थर्ड इक्वेशन बेटा अप्लाई कर सकते हैं। तो यही काम करते हैं, सीधा सीधा थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। रीजन की इसमें सिर्फ एक अननोन है s, हमें निकल सकता है। तो v की वैल्यू 0 टू फाइनल 0, इनिशियल स्पीड 15 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन -4 s निकालना है। तो ये माइनस का 225, ये हो गया -8s, आपका s निकलेगा -225 बाई -8, माइनस से माइनस कट गया, 225/8 आया 225/8 आया। तो अगर आप इसको डिवाइड करो 225/8 को, 8 से 225 को डिवाइड कर देते हैं, 225 डिवाइडेड बाई 8, तो 28.125, इट इज 28.125 मीटर। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। पहले केस में जो बस है ब्रेक लगाने के बाद इतनी दूर तक जाएगा, मतलब वो 28 मीटर लगभग बस ब्रेक लगाने के बाद भी चलेगा। देखो हमारा आंसर यहाँ पे 28.1 मीटर गिवन है, तो एग्जैक्ट हमारा वही है। हमने थोड़ा और प्रिसाइज निकाल लिया, पॉइंट के बाद 125 तक है, इसने खाली 1 तक छोड़ा है। तो ऐसे अब सेकंड भी आप ऐसे निकाल सकते हो। सेकंड में उसने क्या बोला कि गाड़ी की स्पीड अब 54 नहीं है, वो 108 से चल रहा है। तो पहला काम आपका यही रहेगा बच्चे, 108 को मीटर पर सेकंड बनाओ 5/18 से करके, जो भी आए आप उसको फिर इसी इक्वेशन में पुट कर दो एंड देन सॉल्व द सेम तरीके से सॉल्व करो, आपका आंसर ये भी आ जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन,
सिंपल ही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चा मोशन इन अ प्लेन, मतलब एक सर्कुलर मोशन है। देखो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, मतलब एक सर्कल में घूम रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और किसी भी पॉइंट पे आप चाहते हो कि उसकी डायरेक्शन का पता लगाओ, तो ड्रॉ टेंजेंट। वो टेंजेंट ही आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। तो कैसे निकलेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन अ सर्कुलर, in a circular motion can be find by how we find by drawing tangent। टेंजेंट बना सकते हैं, ड्राइंग टेंजेंट ऑन द पॉइंट, ऑन दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दो जिस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहते हो वेलोसिटी का। तो इधर इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा। तो टेल मी क्या बेटा डायरेक्शन सेम है? जवाब है नहीं। तो भले स्पीड सेम हो, अगर मैं पत्थर को रस्सी में बांध के घुमा रहा हूं तो भले उसके घूमने की स्पीड सेम हो, लेकिन उसका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन तो डिफरेंट है ना बेटा। और डायरेक्शन अगर डिफरेंट है, तुम ये जानते हो कि स्पीड प्लस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वेलोसिटी, राइट। स्पीड प्लस डायरेक्शन को, तो भले स्पीड सेम हो लेकिन अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और तुम बताओ अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। यानी कि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। सर्कुलर मोशन में लगातार स्पीड बढ़ती रहती है अगर घुमा जाए तो। रीजन, क्योंकि इसमें भले स्पीड नहीं बदल रहा लेकिन हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, और डायरेक्शन बदलने के कारण वेलोसिटी बदल रहा है, और वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेशन बदल रहा है, एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी। ठीक है, तो ये है कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इस वजह से नहीं कि एक्सेलरेट कर रहा है, बल्कि इस वजह से कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है बेटा, ये हो गया सर्कुलर मोशन हमारा। तो ये था हमारा चैप्टर। इस टाइप से हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया। अब आपका काम एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आई होप आपसे बिल्कुल हो जाएगा, बहुत आसान है एक्सरसाइज। जो भी हमने टॉपिक सीखे हैं इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। तो अब आप एक बार खुद से जो है ना इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने का ट्राई करना। एवरीथिंग जो हमने पढ़ा है वो सारी चीजें हैं इसके अंदर, हर एक क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। अगर फिर भी नहीं होता देन कमेंट करिए कि आपको एनसीईआरटी का एक वीडियो चाहिए जिसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो एक स्पेसिफिकली एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए हम लोग वीडियो बनाएंगे क्लास 9 का। तो ये था क्लास 9 का टॉपिक, वन शॉट में मोशन चैप्टर। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फैलाओ ताकि वो भी समझ सके एक आसान तरीके से, एक अच्छे से टीचर से समझना। थैंक यू।